Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। जो वाकया आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो हरियाणा के गुरुग्राम से है। आपको पता है गुरुग्राम दिल्ली के बिल्कुल करीब है और मिलेनियम सिटी के तौर पर जाना जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज़ के ऑफिस हैं और एक तरह से देखा जाए तो ये बिजनेस हब है। ऐसे ही एक कंपनी में एक शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 45-46 साल है और नाम है शिवनाथ साह, वो एक रोज़ अपने घर से गायब हो गया। वो अपने घर वालों को ये बता कर गया था कि वो किसी से मिलने जा रहा है और 2-3 दिनों का वक्त लगेगा और फिर वापस लौट आएगा। घर वालों ने एग्जैक्ट पूछा नहीं कि कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो। शिवनाथ ने भी थोड़ा पर्दा रखा, खुलकर नहीं बताया और वो चला गया। लेकिन 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, वो फिर लौट कर नहीं आया। अब घर वाले बहुत परेशान हुए, खासकर बीवी जो है वो बहुत बेचैन हो गई। सबने मिलकर उसे ट्रेस करने की कोशिश की, मगर दिक्कत ये थी कि शिवनाथ का जो मोबाइल फ़ोन है वो लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। अब कोई आदमी अगर घर से बगैर बताए कहीं चला जाए, बगैर बताए मतलब बगैर ये बताए कि कहाँ जा रहा हूँ, और उसके बाद अगर उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए तो आज की तारीख में आप समझ सकते हैं कि इंसान कितना हेल्पलेस हो जाता है। तमाम नाते रिश्तेदारों को फ़ोन कर लिया, किसी के यहाँ नहीं गए थे, जो भी दोस्त यार थे उनको कांटेक्ट कर लिया, कुछ नहीं पता चला। घर वाले बहुत परेशान हुए। उसके बाद वो पहुँचे पुलिस स्टेशन और उन्होंने, पिछले महीने की बात है, 17 और 18 जून 2024 को उन्होंने शिवनाथ साह के गायब होने की रिपोर्ट गुरुग्राम के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। पुलिस ने भी शुरू में इस मामले को हल्के तौर पर ही लिया क्योंकि कोई भी बालिग आदमी जब अपनी मर्जी से कहीं चला जाए, घर से गायब हो जाए, तो फिर उसे लेकर बहुत परेशान होना जो है वो आम तौर पर पुलिस परेशान होती नहीं है क्योंकि पुलिस ये मानकर चलती है कि वो अपनी मर्जी से कहीं गया होगा। यही अगर कोई नाबालिग होता तो पुलिस मानती कि उसका किडनैप हो चुका है। तो दोनों में बड़ा फ़र्क है। यहाँ ये आदमी 45-46 साल का था, तो पुलिस ने घर वालों को कहा कि अपनी मर्जी से कहीं गए होंगे, आप भी अपने तौर पर ढूंढिए, हम भी ढूंढते हैं। घर वाले तो बेचारे ढूंढ ही रहे थे। इस बीच और कई दिनों का वक्त गुजर गया। घर वालों ने जब फिर से पुलिस से कांटेक्ट किया, थोड़ा सोर्स पैरवी लगाई कि पता करवा दीजिए, ढूंढिए प्लीज़, तो फिर पुलिस वालों ने इस मामले में थोड़ी जांच आगे बढ़ाई और ये जो आदमी है शिवनाथ साह, इसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया कि कहीं अगर मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन हो तो पता चल जाए कि उसकी लोकेशन क्या है। और साथ ही उसके मोबाइल नंबर की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी पुलिस ने निकलवाई और इस CDR का पुलिस ने बहुत बारीकी से मुआयना किया। पुलिस ने सोचा कि चलो जब तक मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन नहीं हो रहा है, मोबाइल का लोकेशन का पता नहीं चला है, तब तक यही पता कर लेते हैं कि ये आदमी किन किन लोगों से बात करता था, किससे दोस्ती थी, किससे दुश्मनी थी, मोबाइल फ़ोन की लास्ट लोकेशन क्या है, ये सब पता करते हैं। पुलिस ने इस इरादे से CDR निकलवाया। उसके बाद जब पुलिस ने CDR का मुआयना किया तो पुलिस ने देखा कि मोबाइल फ़ोन की लास्ट लोकेशन जो है वो गुरुग्राम से सैकड़ों मील दूर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले के एक गांव फतनपुर में है। अब ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात थी क्योंकि शिवनाथ साह का दूर दूर तक फतनपुर प्रतापगढ़ से कोई लेना देना नहीं था। न तो वहाँ कोई दोस्त रहता था, न कोई नाते रिश्तेदार वाले थे। शिवनाथ साह के घर के लोगों को जब ये पता चला कि शिवनाथ के मोबाइल फ़ोन की लास्ट लोकेशन प्रतापगढ़ में मिली है तो वो भी चौंक गए। उन्हें भी समझ में नहीं आया कि ये मामला क्या है, वहाँ कैसे पहुँच गए, और अगर शिवनाथ खुद वहाँ नहीं पहुँचे तो उनका मोबाइल फ़ोन कैसे पहुँचा वहाँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो घर वालों के साथ साथ पुलिस वालों को भी उलझा रही थी। लेकिन जो पहला क्लू इस मामले में पुलिस को मिला वो जाहिर है इस CDR से ही मिला कि पता चला कि प्रतापगढ़ में लास्ट लोकेशन है। अब पुलिस ने सोचा कि इसी CDR से इस मामले की तफ्तीश और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और पुलिस ने अब ये ढूंढना शुरू किया कि शिवनाथ की आखिरी वक्त पर किन किन लोगों से बात हो रही थी और शिवनाथ के साथ किसकी सबसे ज़्यादा बातचीत होती थी, उससे पूछताछ करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं। तो ऐसे कई सारे नंबर जो है जिनसे शिवनाथ की फ्रीक्वेंटली बातचीत होती थी उनसे पुलिस ने पूछताछ की और बहुत सारे नंबर्स को पुलिस ने फ़िल्टर भी कर दिया क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पुलिस को सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिए, जवाब दिया, बताया कि मेरी आखिरी बार बातचीत हुई थी, उसके बाद से मैं भी नहीं मिला हूँ,
कहाँ है आप बताइए। तो कुल मिलाकर बहुत सारे लोग फिल्टर हो गए, लेकिन एक नंबर ऐसा था जिस पर शिवनाथ की बहुत फ्रीक्वेंटली और घंटों घंटों लंबी बात होती थी। अब एक शादीशुदा आदमी 45-40 साल का, बाल बच्चेदार, वो किसी खास नंबर पर बात करता हो और घंटों बातें करता हो, तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा रहस्यमयी हो जाता है। बिजनेस या कामकाज के सिलसिले में अगर कोई बातचीत होती है तो वो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, बहुत ज़्यादा आधा घंटा। लेकिन अगर आदमी किसी से घंटों बातचीत कर रहा है तो ऐसा घंटों वाला मामला सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है, और आप लोग वो अच्छी तरह समझते हैं। अब पुलिस को भी लगने लगा कि ये नंबर किसका है, पता करें, और ये नंबर, इस नंबर पर शिवनाथ की क्यों बातचीत होती थी। तो जब पुलिस ने इस नंबर को वेरीफाई किया तो पता चला कि वो नंबर पुष्पा नाम की एक महिला का है जो गुरुग्राम में ही रहती है और एक फैक्ट्री में काम करती है, एक कंपनी में काम करती है। अब पुलिस ने पुष्पा के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये पुष्पा उसी कंपनी में काम करती है जिस कंपनी में शिवनाथ शाह काम करता है। अब पुलिस को लगने लगा कि भाई कुछ तो मामला दोनों के बीच ज़रूर है। तो पुलिस ने पुष्पा के बारे में और जानकारी जुटाने की शुरुआत की। ये पुष्पा कहाँ की रहने वाली है, गुरुग्राम में कब से है, कब से काम कर रही है, क्या वो मैरिड है, नहीं है। तो पुलिस को कुछ एक इन्फॉर्मेशन और मिले। पुलिस को पता चला कि हाँ, जिस तरह शिवनाथ शादीशुदा था या है, उसी तरह से पुष्पा भी एक मैरिड लेडी है, शादीशुदा महिला है, और उसका ताल्लुक प्रतापगढ़ के उसी गांव फतनपुर से है। अब ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था, ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन शिवनाथ शाह की गुमशुदगी से प्रतापगढ़ का और पुष्पा का था। पुलिस ने अब पुष्पा पर शिकंजा कस दिया और उसके पति को भी हिरासत में लिया और दोनों से पूछताछ शुरू की। पुष्पा ने शिवनाथ को जानने की बात कही, बताया कि हाँ, हम साथ में कंपनी में काम करते हैं, मेरी बातचीत भी होती थी, दोस्ती थी, लेकिन इससे आगे कोई ऐसी बात नहीं है अफेयर वाली जिस तरह से आप कह रहे हैं। लेकिन पुलिस कुछ देर तक तो सुनती रही, लेकिन बाद में पुलिस ने वो कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR पति पत्नी के सामने रख दी और ये बताया कि ये कॉल डिटेल रिकॉर्ड आप देखिए किस तरह से पुष्पा के साथ शिवनाथ की घंटों बातचीत हुई है। तो ये सिर्फ दोस्ती वाली बातचीत तो हो नहीं सकती, इसीलिए क्या सच है ये बताइए, वरना अब आप लोगों को और दिक्कत होगी। तो कुल मिलाकर पुलिस ने सस्टेन्ड इंटरोगेशन किया, साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट दिया उन लोगों को, और आखिरकार पुष्पा और उसका पति दोनों टूट गए और दोनों ने ये पुलिस को बता दिया कि शिवनाथ शाह अब इस दुनिया में नहीं है। उन दोनों ने मिलकर शिवनाथ की हत्या कर दी है। लेकिन पुष्पा जिसे प्यार करती थी, पति के होने के बावजूद जिस आदमी के साथ उसका वक्त गुजरता था, घंटों बातें होती थी, आखिर पुष्पा ने उसी आदमी का कत्ल क्यों कर दिया? क्या पति के दबाव में आकर किया? अगर ऐसा ही था तो उसने पति का विरोध क्यों नहीं किया? ये तमाम सवाल अब पुलिस के सामने थे और इन दोनों पति पत्नियों को अब इसका जवाब देना था। पुलिस ने दोनों से पूरी कहानी पूछी। पुष्पा ने यह बताया कि कंपनी में कामकाज के दौरान जो है उसकी मुलाकात शिवनाथ से हुई थी तकरीबन 6 से 8 महीने पहले, और शिवनाथ लगातार उसको घूरा करता था, देखा करता था। घूरा मतलब गुस्से वाला घूरना नहीं, बल्कि देखते रहना। तो पुष्पा को भी शिवनाथ अच्छा लगने लगा और दोनों के बीच में अफेयर की शुरुआत हो गई। चूंकि दोनों शादीशुदा थे तो चोरी छिपे मिलने मिलाने की शुरुआत हुई, मोबाइल फ़ोन पर बातचीत शुरू हुई। मगर एक रोज़ पुष्पा की पोल खुल गई, उसके पति को पता चल गया कि उसकी वाइफ कहीं और इन्वॉल्व है। तो पुष्पा के पति ने इस चीज़ का विरोध करना शुरू किया। पुष्पा के साथ उसकी कई बार तीखी झड़प और लड़ाइयाँ हुई और पुष्पा अब अपने इस नए बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप चाहती थी, अलग होना चाहती थी। लेकिन शिवनाथ अब पीछे पड़ चुका था। शादीशुदा होने के बावजूद उसे होश नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसने पुष्पा से साफ कह दिया कि वो उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता है, जैसे भी हो उसके जीवन से वो दूर नहीं जा सकती। अब ये बात सुनकर पुष्पा तो खैर परेशान हुई ही, उसका पति भी परेशान था, वो गुस्से में आ गया और फिर इन दोनों ने मिलकर ये तय किया कि वो शिवनाथ को रास्ते से हटा देंगे। इसके बाद दोनों प्रतापगढ़ पहुँचे जहाँ के वो रहने वाले हैं, गांव फतनपुर। और वहाँ से जब शिवनाथ ने फिर से पुष्पा को फ़ोन किया तो पुष्पा ने उसे धोखे से अपने गांव बुला लिया। गांव बुलाने के बाद इन लोगों ने पहले ही तैयारी कर रखी थी कि यहाँ से वो ज़िंदा वापस नहीं जाएगा। अपनी एक सहेली के घर में पुष्पा ने शिवनाथ को ठहराया और रात को जब वो गहरी नींद में सो गया तो पुष्पा और उसके पति ने मिलकर
शिवनाथ का गला काट दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उस महिला ने, उस लड़की ने खुद अपने प्रेमी का गला काटा, जिस प्रेमी के साथ वो घंटों वक्त गुजारा करती थी और अपने ही पति को धोखा दिया करती थी। और पति भी इस मामले में पुष्पा का साथ दे रहा था। पति पत्नी दोनों ने मिलकर पहले हत्या की। हत्या करने के बाद वो लाश को ठिकाने लगाने का जतन करते रहे। गांव में किसी को इसके बारे में कानो कान खबर नहीं हुई। इधर जो शिवनाथ के घर के लोग हैं उन्हें तो पता ही नहीं था कि शिवनाथ गया कहाँ है, क्या कर रहा है। तो उन्होंने भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया मतलब वक्त रहते पुलिस के पास खबर नहीं पहुंची। और इधर उन लोगों ने फिर लाश के टुकड़े किए और टुकड़े टुकड़े कर उसे निपटाने के लिए घर से बाहर लेकर गए और गांव के पास ही अलग अलग गड्ढों में उन टुकड़ों को दफना दिया। इसके बाद पति पत्नी दोनों फिर से वापस गुरुग्राम आ गए और उन्होंने अपना जो नॉर्मल लाइफ है वो रिज्यूम कर लिया और पुष्पा फिर से काम पर जाने लगी। दुनिया वालों को इस बात का थोड़ा भी एहसास नहीं होने दिया कि शिवनाथ की गुमशुदगी के पीछे खुद उसी का हाथ है या पुष्पा कुछ जानती भी है। लेकिन पुष्पा तो खैर न बताए, लेकिन जिस तरह से शिवनाथ के घर के लोग शिवनाथ को ढूंढ रहे थे, उसके बाद वो पुलिस के पास गए और फिर जब जांच हुई तो मोबाइल फ़ोन की सीडीआर से इस मामले का खुलासा हुआ। तो एक ऐसा लव अफेयर जिसमें दोनों प्रेमी और प्रेमिका शादीशुदा थे, उन दोनों ने इस लव अफेयर को एक ऐसे मुकाम तक पहुंचा दिया जहां पहुंचने के बाद शायद कत्ल और मौत ही रास्ता बच गया था। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, कत्ल और मौत कतई रास्ता नहीं है, नहीं कोई ऐसा रास्ता बच गया था। वो चाहते तो इससे पीछे हट सकते थे, खासकर शिवनाथ पीछे हट जाता तो और अच्छी बात होती। और अगर शिवनाथ नहीं भी हटा था तो पुष्पा को जो है इससे बचने का तरीका ढूंढना चाहिए था। अपने पति के साथ मिलकर उससे बात करती, ज़रूरत होता तो दोनों परिवार बैठकर बात करते और इस तरह से अलगाव की कोशिश की जा सकती थी, ब्रेकअप की कोशिश की जा सकती थी। लेकिन इसकी भी नौबत कायदे से आनी नहीं चाहिए और कोशिश यही होनी चाहिए कि भाई अगर आप शादीशुदा हैं या किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो कम से कम इस तरह के विवादों में और इस तरह के ऐसे रिलेशनशिप में और ऐसी दोस्ती और लव अफेयर में न फंसे जो आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। क्योंकि इस तरह के रिलेशन जो है सिर्फ टाइम पास नहीं होते। कई बार इंसान हंसी मजाक में या फ्लर्ट करते करते इतना आगे निकल जाता है कि फिर वो इमोशनली एंटेंगल्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है और फिर वहाँ से वापस नहीं आ पाता, जैसा शिवनाथ के मामले में हुआ। तो बेहतर यही है कि अपने आप को रोकिए और इस तरह के ख़तरों से, ज़िंदगी तबाह होने से बचे। आप देखिए कि दो परिवार बर्बाद हो गए, पति पत्नी जेल गए, उनके बच्चों का क्या हाल होगा, उनके घर वालों का क्या हाल होगा। शिवनाथ की बीवी और जो परिवार के बाकी लोग हैं वो तो कहीं के नहीं रहे क्योंकि उनके घर का ही आदमी मर गया। तो कुल मिलाकर तबाही दोनों तरफ हुई। बहरहाल आइए कुछ कमेंट जो प्रीवियस स्टोरी में आप लोगों ने किए हैं वो मैं आप लोगों को कुछ कमेंट और कुछ लोगों के नाम जो है पढ़कर सुनाता हूँ। मैंने एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से एक कत्ल हुआ और कत्ल के बारे में एक लड़की को नींद में पता चला और उस लड़की ने नींद में जो बातें सुनी, सुबह होने के बाद जब उसने उन बातों का खुलासा किया तो फिर कातिल भी पकड़े गए और कत्ल के राज से पर्दा उठ गया। क्या थी वो कहानी, अगर आप जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए में जाकर आप उसे देख और सुन सकते हैं और वीडियो के सेगमेंट में वो वीडियो तो मौजूद है ही, आप वहाँ भी ढूंढ सकते हैं। शैतान सिंह राजपुरोहित जालोर से हैं, ये रेगुलर कमेंट करते हैं और उन्होंने अप्रिशिएट किया है और कहा है कि स्टोरी बताने का और जिस तरह से मैं उसे नैरेट करता हूँ, कन्वे करता हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है उन्हें। थैंक यू वेरी मच। एक हमारे और दर्शक है दीपक हीरा, उन्होंने भी कमेंट किया है और श्याम बहादुर गुप्ता ने कहा है कि इलिसिट रिलेशंस के जो नतीजे हैं वो अक्सर बहुत बुरे होते हैं, ख़तरनाक और ख़राब होते हैं। दीपक हीरा जी हमारे दर्शक हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, थैंक यू वेरी मच। अंसारी हुज़ैफ़ा ये महाराष्ट्र से हैं और इन्होंने नमस्ते सुप्रतिम सर लिखा है, थैंक यू वेरी मच हुज़ैफ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फ़रहाद अली ने भी कमेंट किया है और इन्होंने ये बताया है कि जो स्टोरी मैंने पिछले रोज़ सुनाई थी वो स्टोरी राजेश पांडे साहब ने पहले सुना दी है। तो फ़रहाद अली साहब इसका तो कोई हल या इलाज नहीं है। देखिए अब मैं कोई भी स्टोरी आप सबके सामने लेकर आता हूँ तो मैं ये कोशिश करता हूँ कम से कम क्राइम तक पे वो स्टोरी रिपीट ना हो, शम सर के साथ वो क्लैश ना हो। अदरवाइज़ इस दुनिया में बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, मतलब सारे चैनल देखकर किसमें क्या चला किसमें क्या नहीं चला उसके बाद अगर मैं फ़िल्टर करके हाजिर होने लगूंगा तो ये मेरे लिए भी मुश्किल होगा और जो दूसरे लोग हैं उनसे भी हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते।
तो आप हमें भी सुनिए, उन्हें भी सुनिए। वो IPS ऑफिसर रहे हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, समझदार हैं, और जितना क्राइम के बारे में वो जानते समझते हैं, उनके ज्ञान के सामने तो जाहिर है मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है। संजय जायसवाल जी, इन्होंने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। शत्रुघ्न सिंह हैं, परिहार, ये मुंबई से हैं, और इन्होंने कहा है कि वो मेरी आवाज़ के और शमसर की आवाज़ के दीवाने हैं। थैंक यू वेरी मच। उद्रेश बिंद ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उद्रेश जी। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब और अब्दुल हक हैं, इन्होंने लिखा आपको सुन के अच्छा लगा। मेहताब अली इदरिशी साहब ने भी कमेंट किया है। कोल्हापुर में एक ट्रक ड्राइवर हैं, उन्होंने बताया है कि वो रेगुलर मेरी स्टोरी सुनते हैं, और इनका नाम है भास्कर गडे। नहीं, भास्कर तो है, अरगडे इस तरह से कुछ सरनेम है, तो मैं सरनेम नहीं पढ़ पा रहा हूँ दोस्त, लेकिन थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका इस तरह की हौसला अफजाई के लिए। और वाकई बड़ी खुशी होती है, अलग अलग पेशे के लोग, अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग शहर, गांव, राज्यों के लोग मेरी स्टोरी सुनते हैं और तारीफ़ करते हैं, तो बड़ा लकी फील होता है। थैंक यू वेरी मच। बलराज सावंत ने भी कमेंट किया, बहुत धन्यवाद आपका। ललिता सिंह ने कमेंट किया है, नाइस स्टोरी है, उन्होंने लिखा है। एरिस ने कमेंट किया है, अगर मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये वेस्ट बंगाल से है। अरीशा फातिमा इनका नाम है, इन्होंने लिखा है कि स्टोरी बताने का तरीका लाजवाब है। थैंक यू वेरी मच। स्टडी बीम्स और डेली स्टडी वीडियोज़ के नाम से है। मोहन शर्मा हमारे दर्शक हैं, उन्होंने कमेंट किया है। और JK चांडेगढ़ जूनागढ़ से रेगुलर कमेंट करते हैं। परूप शेट्टा जी जर्मनी से हमारे रेगुलर लिसनर हैं। विजय हंसदा साहब हैं। कपिश शरे ने कमेंट किया है। विजेंद्र सिंह जी हैं। वर्जीनिया डिसूजा हैं। ज्ञात के नाम से एक आईडी, उन्होंने भी कमेंट किया है, और उन्होंने एक फ़नी कमेंट किया है, और मेरे ही एक फ़नी स्टेटमेंट पर उनका वो कमेंट है। थैंक यू वेरी मच। अज़हर मंसूरी साहब और मरियम मोहम्मद, और इसी के साथ कुणाल शास्त्री जी ने भी कमेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सबके नाम और कमेंट्स एक दिन में नहीं पढ़ सकता, लेकिन रैंडमली पढ़ता हूँ। आप कमेंट करते रहिए, कभी तो आपसे भी बात होगी, कभी आपका भी नाम आएगा। और थैंक यू वेरी मच। सारे कमेंट्स मैं पर्सनली पढ़ता हूँ, ये बात मैं आप सबको ज़रूर फिर से बताना चाहता हूँ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। जय हिंद, जय भारत।